नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो करीब एक हफ्ते पहले लोड हुआ था, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बिहार के पटना के धनरुआ के आसपास के क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम शुरू है। उस समय मैंने लगभग 8 एकड़ में धान की रोपाई कर ली थी और लगभग 4 एकड़ में रोपण का काम बाकी था, जो कल बृहस्पतिवार 17 जुलाई को पूरा हो गया है। लेकिन आसपास के किसानों द्वारा अभी रोपण का काम चालू है। अगर हम अनुमान लगाएं तो करीब 40% किसान अभी ऐसे हैं जिन्हें अपने धान का रोपण करना है। रोपण के बाद जो धान की खेती में मुख्य समस्या है वो खरपतवार की है, और अगर इस पर हम सही समय में सही दवा का इस्तेमाल ना कर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो निराई गुड़ाई का खर्चा कई गुना बढ़ जाता है और उत्पादन भी कम हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये धान का वो खेत है और खेत का वह हिस्सा है जहाँ पे जुताई में कुछ कमी रह जाने के कारण आसपास के क्षेत्र से ये भाग ऊंचा है। इसे हम अपनी भाषा में गोहटा कहते हैं। ट्रैक्टर से जब हम जुताई करते हैं तो रोटावेटर मिट्टी को मेड़ के आसपास ऊंचा कर देता है, और जुताई के समय में अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये भाग ऊंचा ही रह जाता है, और ऊंचा रहने के कारण इस पे ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगाते हैं। धान में हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं। एक है प्री इमर्जेंस, जिसमें हम प्रिटाकोर 50% EC का केमिकल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ये दवा धान रोपाई के 48 से 72 घंटे के अंदर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम छिट्टा विधि से, मतलब पूरे खेत में घूमकर बूंद बूंद छींटकर कर सकते हैं, या रेत में मिलाकर को पूरे खेत में उसका छिड़काव करते हैं। जब हम इस दवा का छिड़काव करते हैं तो वो खेत में जाने का बाद अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है और मिट्टी पे एक परत बना लेता है। उससे क्या होता है कि नीचे जो उस परत के नीचे जो खरपतवार के बीज रहते हैं उनको वो अंकुरित होने से रोकता है, और इस हिसाब से हम करीब 50 से 60% खरपतवार पे नियंत्रण कर लेते हैं। अगर किसी कारणवश रुपाई के बाद हम इस प्रकार के प्री इमरजेंस दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम खरपतवार के लिए पोस्ट इमरजेंस की तरफ जाते हैं, और पोस्ट इमरजेंस में जिन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं वो उस स्थिति में जब खरपतवार 2 या 4 पत्ती का हो जाता है, अब वैसी स्थिति में खेतों में पानी डालकर फिर पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी दवा
जिसका केमिकल कम्बिनेशन एमिनो साल्ट 58% SL, जिसे ज़्यादातर लोग 2,4-D के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल रेत में मिलाकर या यूरिया कम मात्रा में उसके साथ मिलाकर खेतों में छिड़काव किया जाता है। जब हम इस दवा का छिड़काव करते हैं तो खेतों में थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए और छिड़काव के 2 दिन बाद फिर खेतों में पानी भर दिया जाता है। ये दवा 1 हफ्ते 10 दिन में अपना प्रभाव दिखाना चालू करती है और खरपतवार जब वो बाल्यावस्था में रहता है तो उसका लगभग पूरी रूप से सफाया हो जाता है, खासकर तब जब हम अपने धान के खेतों में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। इस दवा का एक घास पर प्रभाव नहीं के बराबर होता है। उसे सामा घास बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सामा घास का पौधा है और इस पर 2,4-D का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन चूँकि ज़्यादातर घास ख़त्म हो जाते हैं तो इसका निराई गुड़ाई के माध्यम से इससे हम छुटकारा पा लेते हैं और इस स्थिति में निराई गुड़ाई में जो खर्चा आता है वो न के बराबर आता है। फिर जाके अगर हम खेतों में फर्टिलाइज़र की सही मात्रा का मतलब ये है कि हमारे खेतों को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, किस खाद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब देखा, DAP मिला दो, SSP मिला दो, यूरिया मिला दो, जिंक मिला दो, सल्फेट मिला दो, सल्फ़र मिला दो। इतना कम्बिनेशन बना दिया जाता है कि फार्मिंग का जो कॉस्ट है वो टोटल प्रोडक्शन के नज़दीक पहुंच जाता है। और अगर सब कुछ सही रूप से चलता रहा तो कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन 4 महीने की मेहनत और इंतज़ार के बाद हम बराबर करके खेतों से निकाल पाते हैं। फिर हम समझते हैं कि नहीं, खेती घाटे का सौदा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए किसानों को जो मुख्य रूप से ध्यान देना होता है वो ये है कि हमारे खेतों को, हमारी फसल को किस समय में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस खाद की ज़रूरत है, हम उसी खाद का इस्तेमाल करें, उसी पे खर्च करें, जिससे कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। अभी मौसम इस इलाके में किसानों के साथ आँख मिचौली खेल रहा है। अभी तक जो भी रोपण का काम हुआ है वो पूरी तरह से ट्यूबवेल के पानी पे निर्भर है। बरसात के पानी से इस इलाके में शायद ही किसी किसान का कि 1 एकड़ का क्षेत्र बोया गया होगा। तो किसानों के लिए परेशानियां तो बढ़ी हुई हैं, पर किसान तो किसान है, वो देखे भी तो किसकी तरफ। सरकार समय समय पर अपने तरीके से किसानों के जख्मों पर मलहम लगाने का काम करती है।
लेकिन अगर गहनता से उन योजनाओं को की जांच की जाए तो सरकार की किसान के प्रोत्साहन के लिए लागू की गई किसी भी योजना का 80% हिस्सा सिर्फ मीडियाबाजी, प्रचार तंत्र में सफल लगता है। हकीकत में 10 या 20% फ़ायदा किसानों को मिल पाता है। कहीं ना कहीं खामी है या फिर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट है। हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीतिक बहुत विचित्र स्थिति में है। सरकार भी उसी टाइम में योजनाओं पर ध्यान देती है जब वोट पड़ना होता है। दुनिया भर की पेपरबाजी, दुनिया भर का ढिढोरा पीटा जाता है, पर सरकार और सरकारी नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए कि किसानों के हाथ में कितना पहुंचा। अच्छा, लोगों को ये सुनने पे लगता होगा कि किसान हमेशा अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों की तरफ देखता है। ऐसी बात नहीं है। समाज में अगर कोई संतुष्ट वर्ग है तो वो किसान है। समाज में अगर कोई मेहनती वर्ग है तो वो किसान है। लेकिन उसे मदद की ज़रूरत पड़ती क्यों है? उसे मदद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि साल के 11 महीने टमाटर जब 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये किलो बिकता है तो उस स्थिति में किसान का सहारा बनकर कितने लोग खड़ा हो पाते हैं, कितनी संस्थाएं खड़ी हो पाती हैं, सरकार किस हद तक खड़ी हो पाती है। लेकिन वही टमाटर अगर साल के 1 महीने 100 रुपये किलो हो जाता है तो पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच जाती है। हाय तो वह मच जाती है। टमाटर 100 रुपये किलो, टमाटर 100 रुपये किलो। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है कि अगर हम 2 दिन या 4 दिन बगैर टमाटर के काम चला लेते हैं तो क्या हमारा भोजन नहीं हो पाता? कहने का मतलब ये है कि अगर किसान को साल के 30 दिन उसकी मेहनत का रिटर्न मिलना चालू हो जाता है तो यही समाज, यही औद्योगिक घराने, यही शहरी कल्चर हाय तौबा मचा देती है। तो अगर 11 महीने किसान घाटे पे रहता है तो उसे कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत होती है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। आज सरकार और सरकारी नीतियों के कारण, या फिर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उथल पुथल आने के कारण बांग्लादेश में प्याज का निर्यात नहीं हो पा रहा है, चावल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। उससे फ़र्क किसे पड़ रहा है? व्यवसायिक घरानों को, औद्योगिक घरानों को, शहरी कल्चर को? नहीं, डायरेक्ट किसान इफ़ेक्टेड है। किसानों की पूंजी आज डूबती नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद किसान अपनी किसानी को छोड़ देगा। किसान फिर नई फसल की ओर बढ़ेगा, फिर उथल पुथल होगा। अगर कुछ आया तो ठीक, वरना फिर ये स्थिति किसान के सामने आएगी और ये निरंतर चलता रहेगा।
जितना किसान झेलता है समाज का शायद ही कोई वर्ग झेल पाता है, सहन कर पाता है। और जितना किसान की किसानी समाज के लिए ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे व्यवसाय उतने ज़रूरी हैं। भोजन हर व्यक्ति की पहली आवश्यकता है और भोजन का ज़्यादातर हिस्सा, मतलब लगभग 99% हिस्सा खेती पर निर्भर करता है। वो चाहे वो डायरेक्ट कृषि से जुड़ा हुआ हो या इनडायरेक्ट कृषि से जुड़ा हुआ हो। ऐसी स्थिति होने के बाद भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग अस्त व्यस्त हैं, प्रस्त हैं, लेकिन फिर भी मस्त हैं। धन्यवाद।